जी अस्सलाम वालेकुम। कैप्सिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 77। आज के लेक्चर में चैप्टर 12 के प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 का दूसरा और छोटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हमने कंप्लीट करना है। छोटा सा चैप्टर था चैप्टर 12, 2 लेक्चर्स में 2 ही कंसेप्ट थे इसके, लेकिन इसके साथ हम रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे टॉपिक्स के रिवीजन के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने रिटन फॉर्म में की है, ख़ास तौर पे चैप्टर 7 और 11 रिवीजन वाले चैप्टर्स की रिटन असाइनमेंट कितने ने की? क्यों भाई 7 की क्यों नहीं की रिटन में? थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, केस स्टडीज जो है, क्या हुआ है एग्जाम में नहीं आएंगी? नहीं आएंगी? हाँ तो फिर तो वो नहीं करने क्या, उनको भी रिटन प्रैक्टिस करना है। केस स्टडी की रिटन प्रैक्टिस क्या करें? सबसे पहले चैप्टर 11 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है? ग्रोथ रेट। ठीक है, पहले डिविडेंड कंसिस्टेंट रहते हैं, कांस्टेंट है, फिर उसके बाद ग्रोथ है। तो इसमें 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है, पता है ना। एक ग्रोथ मॉडल अप्लाई करके पहले हमने ईयर 3 पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, फिर उसके बाद हर साल को अलग से डिस्काउंट करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम याद था ये क्वेश्चन कि भूल गया था? जबानी याद, शाबाश, कर लिया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अगर विद ग्रोथ, विदाउट ग्रोथ और विद ग्रोथ दोनों एक ही क्वेश्चन में, तो कर लेंगे मैनेज। चलिए आगे चलते हैं फिर। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट समझ आई कि विद कंप्यूट द मार्केट वैल्यू विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट, डिटरमिन वेदर न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकिंग। ये कैसे कैलकुलेट करना है भाई? ये इन्वेस्टमेंट से तो मेरे जहन में यही आता है कि ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला क्वेश्चन है। ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें फिर कैसे हमने डिसीजन करना होता है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं? जब रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो उसकी बेस पे मार्केट वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हमने एक दफा विदाउट जो है चेंज वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, एक आफ्टर चेंज, फिर उसमें से न्यू इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है। ये पॉइंट, अगर आंसर सरप्लस में आए तो मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और अगर सरप्लस में नहीं आता, शाबाश शाबाश, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जरिए से भी चेक कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक में भी इन्वेस्टमेंट पूछ सकता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा इस चैप्टर का सबसे अहम कंसेप्ट, कैलकुलेशन नहीं कंसेप्ट। क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होने से कंपनी की मार्केट वैल्यू, शेयर की मार्केट वैल्यू चेंज होती है? यस। तो बताइए फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होने से मार्केट वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर है जो कंपनी जितना महंगा बिजनेस कर रही होगी, जितनी हाई कॉस्ट पर बिजनेस कर रही होगी, प्रॉफिटेबिलिटी उतनी कम है, और जिस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। शाबाश। चलिए ये फिर ओके समझू मैं। अब आइए चैप्टर 7 जो आपने रिटर्न फॉर्म में नहीं किया। वो तो रिटर्न फॉर्म में किया था ना, इसलिए आपको समझ आ गया होगा। ये तो आपने रिटर्न फॉर्म में नहीं किया है ना, ऐसा ही है ना? शाबाश। क्वेश्चन था इसमें जी हमारा 30 और 31। 30 में कोई प्रॉब्लम? अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किया ही नहीं। शाबाश। मार्केट स्कीमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन, इनमें क्या फर्क होता है? प्राइसिंग, जब भी आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना कोई, आपका 2 ऑप्शन होती हैं। नंबर 1, प्राइस हाई चार्ज करें। मार्केट स्कीमिंग, इसमें आप वॉल्यूम के जरिए से नहीं, मार्जिन के जरिए से प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं, और सारी मार्केट को नहीं, टारगेट मार्केट को फोकस कर रहे होते हैं, वो हाई पेइंग कैटेगरी को। और मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? लो प्राइस चार्ज करें ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें। इसमें क्वांटिटी के, प्राइस के जरिए से नहीं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड के जरिए से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यूनिट्स ज्यादा सेल किए हैं। कुछ बिजनेस में ये स्ट्रेटजी मार्केट स्कीमिंग सक्सेसफुल रहती है, कुछ में पेनिट्रेशन सक्सेसफुल रहती है। बताइए ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके बिजनेस में कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी सही रहेगी, स्कीमिंग वाली की पेनिट्रेशन? कैसे करें? कंपटीशन पे बेस करता है। कंपटीशन के अलावा डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट पे भी बेस करता है।
प्रोडक्ट पे कैसे? अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो डिफरेंशिएशन वाली है, मार्केट में डिफरेंट है, यूनिक फीचर्स है इसमें, स्कीमिंग। और अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, पेनिट्रेशन के जरिए से। ठीक है जी, चलिए इसमें और कोई प्रॉब्लम? ये प्रमोशनल स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करनी है इंट्रोडक्शन पे, ग्रोथ पे, मेजोरिटी पे, डिक्लाइनिंग में। इसमें अहम चीज ये नहीं पूछ रहा कि प्रमोशन करनी चाहिए कि नहीं, भाई प्रमोशन तो हर स्टेज पे होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन पे भी, ग्रोथ पे भी, मेच्योरिटी पे भी, डिक्लाइनिंग पे भी। उस प्रमोशन का फोकस क्या होगा, पर्पस क्या है, ये वेरी करता है। प्रमोशन स्ट्रेटजी से ये मुराद नहीं है, ये ना लिखेगा इधर हाई स्ट्रेटजी, इधर लो स्ट्रेटजी, इधर नो स्ट्रेटजी, ये नो मार्केटिंग, हाई मार्केटिंग, लो, ये नहीं। क्या बताना है? स्ट्रेटजी का मतलब क्या, पर्पस क्या है और किस मार्केट को फोकस करना है प्रमोशन के लिए। ठीक है, हाँ बजट भी अलॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, ग्रोथ में ज्यादा बजट या मैच्योरिटी पे ज्यादा बजट मार्केटिंग में, किसको साइन करें? ग्रोथ पे। हाँ ग्रोथ पे। हालांकि लग रहा था मैच्योरिटी तो सबसे टॉप पे है, इसमें तो सबसे ज्यादा बजट, भाई उसमें जो कुछ आपने कैप्चर करना था कर लिया, कर लिया। हाँ जी, अब वहां पे बेसिकली लगाने का नहीं बल्कि कमाने का टाइम है। स्टार प्रोडक्ट में और कैश काउ में यही फर्क है। ग्रोइंग वाली प्रोडक्ट जो होती है, ग्रोथ फेज के ऊपर जो प्रोडक्ट, वो कौन सी होती है? स्टार वाली। और जब मैच्योरिटी पे होती है कैश काउ। याद है कैसा? ये कौन सी वाली थ्योरी थी जिसमें स्टार कैश है? बीसीजी मैट्रिक्स। शाबाश, थ्योरी थोड़ी थोड़ी याद करते रहा करें, रिवाइज करते रहा करें। वैल्यू चेन एनालिसिस में सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या थी? मजाला बता दे, नहीं बता सकते, कॉन्फिडेंट, पूरा कॉन्फिडेंट। चलें कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं आपको, आगे चलते हैं फिर। 31, ये अच्छा क्वेश्चन था। 31 में कोई प्रॉब्लम? 3 में? अच्छा भाई 2 वाला भी कह रहे हैं सारे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Identify the force of competition which is relevant in the context of Michael Porter's 5 forces model of competition in each of scenario presented below। बताना है फोर्स कौन सी है। अच्छा याद रखिए, इसमें अहम चीज पता है जिस पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे असल में, कि किस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एनालिसिस करना है। असल में ये है, कंपनी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे वही फोर्स हो सकता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर बन जाए, कंपनी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे वही फोर्स, वही सिचुएशन बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर बन जाएगी। तो अहम चीज इसमें एक दो जगह पे उसने क्लियर नहीं किया कि हमने एनालिसिस किस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, इसीलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। पहले तो मुझे बताइए, बहाने से मार्केट ये 5 फोर्सेस मॉडल की रिवीजन का मौका मिल गया हमें। मुझे बताना है अपने 5 फोर्सेस कौन कौन सी हैं। पहले बताइए इस मॉडल का नाम क्या है? 5 फोर्सेस मॉडल, ये पोर्टर 5। इसका 2 हरफी मकसद बताना है आपने, टू द पॉइंट। पर्पस क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस नहीं है, इसको तो स्वॉट एनालिसिस का मसला है। ये भाई बताएगा पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का मकसद दुनिया में किस लिए आया? इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस वैल्यूएट करने के लिए कि कितनी, कौन सी इंडस्ट्री कंपेटिटिव है, किस इंडस्ट्री में। देखिए कुछ होता है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं कम काम करते हैं, ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं, और कुछ होते हैं वो दिन रात काम करते रहते हैं लेकिन उनकी अर्निंग कम होती है। आप सोचते होंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो और भी फ़र्क होते होंगे। एक बड़ा फ़र्क क्या है? इंडस्ट्री का। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल यही बताता है कि कुछ इंडस्ट्री में पैसा कमाना आसान है, कुछ इंडस्ट्री में पैसा कमाना मुश्किल है। फिर वो खुसूसियात बताता है। 5 फोर्सेस है, जिस इंडस्ट्री में ये फोर्सेस स्ट्रांग हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना मुश्किल है। और जिसमें ये 5 फोर्सेस वीक हैं उसमें आसान है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि उसने में 5 फोर्सेस बताए हैं, बल्कि हर फोर्स के बारे में बताया, इसमें ये चीज होगी तो स्ट्रांग है, ये चीज होगी तो वीक, ये चीज स्ट्रांग, ये चीज है तो वीक। वो आपको याद है?
बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर किस चीज पे डिपेंड करती है, याद है? बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर किस चीज पे डिपेंड करती है, याद है? और फिर इसके अलावा था थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, एग्जिस्टिंग राइवलरी, ये चीजें याद है? चलिए, तो इसी के ऊपर, इसी कंसेप्ट के ऊपर वो ये क्वेश्चन केस स्टडी बनाई उसने। कहा फोर्स, कहता है ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसमें बताओ कौन सी फोर्स ऑफ कंपटीशन है विच इज रेलिवेंट, जो रेलिवेंट है। अगर हम आपको 2 या 3 में चल रहा होगा ना कि 2-3 फोर्सेस इफेक्ट हो रही हैं, तो जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट होगी वो बता दिए। In each of the scenario presented below, substantiate your answer by highlighting the salient features of the model of competition selected by you in each of these scenario। ये क्या कह रहा है कि अब आपने फिर क्या करना है, जब सेलेक्ट कर ले कौन सी फोर्स है, तो फिर जो भी फोर्स होगी हमने उसके फीचर्स बताने हैं, ये कह रहा है। मॉडल ऑफ कंपटीशन सिलेक्टेड बाय यू इन ईच ऑफ द, पहला 4 कंपनीज ऑफ सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ आर इंगेज। सिमिलर साइज एंड स्ट्रेंथ, मारा मारी है, नहीं छोड़ रही होंगी एक दूसरे को। कैप्चर, हाँ जी, ए राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट पाउडर फॉर वॉशिंग क्लॉथ, दीज कंपनीज आर की मार्केट प्लेयर्स एंड जॉइंटली शेयर 95% ऑफ एग्रीगेट मार्केट which is not expected to witness any significant growth in the foreseeable future। यानी ग्रोथ लो है, ठीक है, ग्रोथ कम है। अब ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें कि एग्जिस्टिंग राइवलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें? जो कौन सा है? अब ये एग्जिस्टिंग राइवलरी के हवाले से 2 पॉइंट्स हमारे पास। एक क्या है, सिमिलर साइज, फ्यू फर्म्स हैं, और जो मार्केट के ज्यादातर शेयर को कैप्चर किया हुआ है। इसका मतलब है ये नया शेयर हासिल करने की बजाय एक दूसरे से शेयर छीनने की कोशिश कर रही होगी। तो एग्जिस्टिंग राइवलरी हाई है, क्यों? सिमिलर साइज, फ्यू फर्म्स, सिमिलर साइज, नो ग्रोथ इन मार्केट, ये फीचर्स होंगे। इसके फीचर्स जनरल बताएं कि इससे केस स्टडी से रेलिवेंट बताएं? तो समझ रहे हैं कौन सा रेलिवेंट फोर्स है। सेकंड की तरफ चलें। साउंड हेल्थ फार्मास्यूटिकल एंड गुड केयर फार्मास्यूटिकल आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ 2 न्यू मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये 2 मैन्युफैक्चरर हैं। The medicines have been developed after a long period of research at a very substantial research and development cost and are highly effective। Established products हैं। प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए लॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम की भी जरूरत है, फाइनेंस की भी जरूरत है, ठीक है। एंड हाईली इफेक्टिव, मतलब एग्जिस्टिंग मार्केट इन्होंने कैप्चर की हुई है। बताइए कौन सा रेलिवेंट है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हाई है कि लो है? क्यों लो है? मार्केट शेयर कैप्चर किया उन्होंने और हाई रिसर्च रिक्वायर्ड है। फिर कह रहा है बोथ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर अर्निंग एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट्स इन द मार्केट व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस ग्रोथ इन द फ्यूचर। ग्रोथ की वजह से इनकी आपस में राइवलरी लो हो गई है, आपस की राइवलरी लो है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। हम क्या जा रहे हैं यहाँ पे? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट ज्यादा रेलिवेंट है इस केस में, या एग्जिस्टिंग राइवलरी एक दूसरे के साथ? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अच्छा, अब इसमें एक फैक्टर है जो बता रहा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लो है। वो कौन सा फैक्टर है? वो कौन सा फीचर है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो है, यानी नई एंट्री नहीं होगी, वो है हाई रिसर्च कॉस्ट। और एक फैक्टर है जो कह रहा है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई है, थ्रेट हाई है, हाँ जी, वो ग्रोथ वाला। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ जाते हैं कि नहीं लोग? तो ये जब वो कह रहा है ना कि हाई ग्रोथ है, इसका मतलब क्या कह रहा है? गंगा बह रही है। हाँ। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, हाँ, सप्लायर्स भी 2 हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स जी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में लेके जा सकते हैं इसको? बार्गेनिंग ऑफ पावर में लेके जाते हैं तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई कस्टमर बेसिकली, क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे ना, तो इनका तो सप्लायर कोई है ही नहीं, इनका तो कस्टमर है। अगर आपने उधर जाना है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे।
तो बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन ये मुझे ज्यादा रेलिवेंट नहीं लगा। एक ही फैक्टर मेरे ज़हन में आ रहा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर के पॉइंट ऑफ से देखें। लेकिन अगर आप देखें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स तो दो रेलिवेंट है, एक रिसर्च डेवलपमेंट हैवी चाहिए, दूसरा ग्रोथ। क्लियर? तीसरा क्या चीज? दोनों नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि उसने लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फोर्स। इस तरह के क्वेश्चन में ना जब आपके सामने एक या ज्यादा रिक्वायरमेंट को पढ़ा करे, उसने बाज़ एक अल्फाबेट में भी कंसेप्ट छुपा होता है। उसने लिखा है आइडेंटिफाई फोर्स, लिखा है फोर्सेस नहीं लिखा। बज़ाहिर आपको सरसी रीडिंग करेंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं छुपा होगा। इसमें कंसेप्ट छुपा है कि एक फोर्स बतानी है, द फोर्स ऑफ कंपटीशन विच इज रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट इन ईच ऑफ सिनेरियो। इसका मतलब है हर सिनेरियो में बताना है और द फोर्स बताना है। द फोर्स मतलब सिंगल, तो इसमें दोनों नहीं बतानी चाहिए, एक जो मोस्ट रेलिवेंट लग रहा है आपको वही बताएं। डन। थर्ड, लकी कोल माइंस लिमिटेड इज द सोल सप्लायर ऑफ कोल टू ए सीमेंट प्लांट। सीमेंट प्लांट को अंडरलाइन करें और लकी कोल माइंस लिमिटेड को अंडरलाइन करें। एंड में आपसे पूछूंगा मैंने इन दोनों को क्यों अंडरलाइन करवाया, पहले बताएं, समझ लग गई? एक सप्लायर है, एक बायर है। सप्लायर कौन है? लकी, और बायर कौन है? सीमेंट। सीमेंट लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द माइंस, माइंस के करीब करीब है लकी कोल माइन, ठीक है। हाँ जी, पहाड़ों के ऊपर ही कहीं पे ना, उधर ही माइंस हैं, उधर ही इन्होंने अपनी फैक्ट्री भी लगा ली। बाकी की फैक्ट्रियां तो मैदानी इलाकों में होंगी, ये करीब ही है। द सीमेंट प्लांट रिक्वायर सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ कोल फॉर फायरिंग ऑफ इट्स किल्स। वो कहता है सीमेंट प्लांट में कोयला चाहिए होता है, बट ठीक है, चाहिए होता है, कोयला जलेगा तो फैक्ट्री चलेगी। Quality of this coal is most suitable for the cement plant and also cost effective due to low transportation cost। वाह भी वाह, इसमें तो दो काम की बातें बता रहा है, एक बता रहा है क्वालिटी और एक बता रहा है लो कॉस्ट ड्यू टू लो ट्रांसपोर्टेशन। क्वालिटी भी अच्छी है, कॉस्ट भी कम है। किसकी? लकी सीमेंट वालों की, सॉरी लकी कोल माइंस वाले। कह रहा है लकी कोल माइंस हैज सेवरल बायर्स हु आर विलिंग टू परचेज द कोल बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी हाई वैल्यू है, इस वजह से बहुत से लोग खरीदने को तैयार बैठे हैं। सिंपल क्वेश्चन, एनालिसिस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? लकी कोल माइंस या सीमेंट? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये लकी कोल के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस? कितनों का ख्याल है सीमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, इसके एनालिसिस बदल जाएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादातर चूंकि लकी कोल वाले हैं तो लकी कोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब इसके बायर्स हैं, इसका सप्लायर कोई नहीं। अगर सीमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते ना तो फिर हम वो सप्लायर का करते। अब इसका लकी कोल का सप्लायर तो ये तो मतलब खुद सप्लायर है, तो इसमें मोस्ट सूटेबल कौन सी वाली आगे? राइवलरी। क्या राइवलरी का तो उसने जिक्र ही नहीं किया कहीं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट कहीं जिक्र ही नहीं है। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, रेलिवेंट फोर्स क्या है? दोनों तरह से कर लेते हैं एग्जाम में, एक ही तरह से करना है। पहले लकी कोल के वाले से कर लेते हैं, फिर सीमेंट के वाले। लकी कोल, बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है जी? लो है। क्यों लो है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एंड में लिखा हुआ उसने, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, और तीसरा लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट हाई होगी इसकी। ट्रांसपोर्टेशन किसी दूसरे को सिलेक्ट करते हैं तो हाई ट्रांसपोर्टेशन दूर है ना, वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो है लकी कोल के पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर सीमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालिसिस कर रहे हो, आप सीमेंट कंपनी में बैठे हैं, ये जिसको सप्लाई कर, तो बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लाई क्या है? हाई। क्यों? सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। तो एनालिसिस की नोयत बदल जाती है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट सेम वही रहता है। देखिए, अगर कोई बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कम है
तो कस्टमर के लिए बार्गेनिंग पावर सप्लायर ज्यादा होगी, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे ज्यादा रेलिवेंट मेरा भी यही ख्याल है कि हमने लकी कोल माइंस के हवाले से एनालिसिस करना है। नहीं ये सप्लायर नहीं ये सप्लायर है, तो इसके आगे फर्क उसने क्या, हमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लकी कोल को हम एज सप्लायर कंसीडर कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर रहते हुए दूसरे का क्या इफेक्ट है वो देख रहे हैं। लकी कोल का भी तो कोई सप्लायर हो सकता है, लेकिन क्या उसने हमें क्वेश्चन में कहीं जिक्र किया है, तो जिस चीज़ का केस स्टडी में जिक्र नहीं उसको डिस्कस नहीं करना। दोनों चीज़ इकट्ठी कैसे, क्वालिटी हाई हो सकती है भाई, हाई क्वालिटी कॉस्ट लो बिल्कुल हो सकती है, उनको लो कॉस्ट पड़ रही है, हो सकते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? बायर ज्यादा हो तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कम होती है, जिस उस्ताद के स्टूडेंट ज्यादा होंगे वो इतने स्टूडेंट को लिफ्ट नहीं करवाएगा भाई, ऐसा ही है ना, फैक्ट है, एनालिसिस कर रहे हैं हम, एनालिसिस कर रहे हैं लर्निंग के लिए, ऐसे ही है। और जिसके कम होंगे हरे का हाल चाल भी पूछेगा, ईद मुबारक के मैसेज भी आएंगे, जुमा मुबारक के मैसेज भी आएंगे, ऐसा ही है ना, ईद भी चाय भी पिलाएंगे। हाँ 2-4 स्टूडेंट तो बंदा चाय पिला भी देता है, ज्यादा स्टूडेंट तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, और कोई क्वेश्चन? क्लियर, इसको क्लोज कर दें। चलिए वापिस आ जाए अपना करंट टॉपिक। हाँ इसके भी तो क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे, फड़कू दिए आपने। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड रिस्क। रिस्क की डेफिनेशन क्या है, फटाफट बताइए, रिस्क की डेफिनेशन क्या है बताइए। रिस्क पढ़ा ही नहीं, खुदा का खौफ करें। अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम ऑफ ए डिसीजन इवेंट, ये है रिस्क। कौन सा बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है? कोई भी नहीं, शाबाश, हर बिजनेस में रिस्क है, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी में कोई रिस्क किसी में कोई रिस्क। ठीक है, यही सिखा रहा है आपको रिस्क पहचानना। रिस्क क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग या अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू फ्यूचर आउटकम। बी ऑप्शन करेक्ट है, ये बेस्ट डेफिनेशन है जो उसने हमें दी है। बाकी भी लग रहा है ये जो सी वाला भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि रिस्क की तरफ जा रहा है, लेकिन जो बेस्ट डेफिनेशन है वो बी है। What type of risk is taken with the intention of making a profit? Speculative. Pure risk क्या है? या तो गलत होगा या कुछ नहीं होगा, सही नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, या तो कुछ भी ना हो, जिस दिन कोई नेगेटिव ना हो हमारी जिंदगी में, समझे यही अच्छा है। अच्छा होने की उम्मीद जब तक सीए के स्टूडेंट हैं आप कम ही रखें। तो प्योर, हाँ जी, तो what type of risk is taken with the intention of making speculative risk? Clear? प्योर रिस्क नहीं है, स्पेकुलेटिव। प्योर रिस्क के कुछ और नाम भी थे, ऑपरेशनल रिस्क, और स्पेकुलेटिव रिस्क का नाम भी था स्ट्रेटेजिक रिस्क। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल दे सकते हैं प्योर रिस्क की, ऑपरेशनल रिस्क की? malfunctioning machinery, error by employees, fire flood natural disaster, strike by worker, और speculative risk, investment in share, launch of new product। ओके आगे चलते हैं। 3, which of the following risk is generally uncontrollable? अच्छा, अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल, इस पे थोड़ी आई कैप की बुक में भी इसमें थोड़ी सी उसने थोड़ी अजीब सी डिस्कशन की है, एक जगह पे मैं उसके साथ एग्री नहीं करता, लेकिन बहरहाल अनकंट्रोलेबल कंट्रोलेबल का मतलब क्या है? कंट्रोलेबल का मतलब जो आपके डिसीजन पे डिपेंडेंट है, चाहे करें चाहे ना करें। ये कौन से वाला रिस्क होता है? स्पेकुलेटिव। कैसे कंट्रोलेबल है भाई? ना प्रोडक्ट लॉन्च करो, ना इन्वेस्टमेंट करो, शेयर्स खरीदो ही ना। ठीक है, और अनकंट्रोलेबल कौन सा है? जो होने का चांस है। एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के ऊपर कोई कभी भी गलती कर सकते हैं,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज जनरली अनकंट्रोलेबल? प्योर रिस्क या स्पेकुलेटिव? प्योर रिस्क। कंप्लायंस रिस्क कौन सा होता है? कंप्लायंस रिस्क और लीगल रिस्क में कौन फर्क बताएगा? सर कंप्लायंस रिस्क तो एक कंपनी कंप्लाई ना करे रेगुलेशन स्टैंडर्ड के साथ, उसके बाद लीगल रिस्क ये है कि लोग केस फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ। बैंक ने जो कस्टमर का डाटा रखा हुआ था, हैकर ने सारे का सारा डाटा लीक कर दिया। कौन सा रिस्क बताइए, आप बताइए कौन सा रिस्क है? सिक्योरिटी रिस्क। और नहीं, सिक्योरिटी रिस्क आएगा, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। इसके अलावा नहीं, ये सिक्योरिटी रिस्क सिर्फ फिजिकल एसेट्स के लिए नहीं था, वो तो फिजिकल रिस्क था। शाबाश, सिक्योरिटी रिस्क आ गया। और लीगल रिस्क भी है, जिनका डाटा, जिनके अकाउंट से पैसे निकले 2.5 लाख, वो केस करेंगे, रिकवरी करें। और रेपुटेशन रिस्क भी है, बिल्कुल इस बैंक में अकाउंट ना खुलवाना, हाँ फौरन मैसेज आता है पैसे निकल गए। और कंप्लायंस रिस्क है क्या? कंप्लायंस रिस्क भी आएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा, वो बोलेगा हाँ भाई पेनल्टी दो मुझे, ये तो पहले ही मरे होंगे बस और पेनल्टी। हाँ। For what risk is associated with chance of public opinion being a company may change? Reputational risk, रेपुटेशनल रिस्क। कोक पेप्सी का आजकल रेपुटेशनल रिस्क इंक्रीज हुआ है ना? हाँ जी, शाबाश। और नेक्स्ट और गोरमे कोला का कंपटीशन रिस्क कम हुआ है, इनका रेपुटेशन रिस्क ज्यादा है, उनका कंपटीशन रिस्क कम। कंपटीशन रिस्क किसे बोलते हैं? मार्केट में कंपेटिटर से रिस्क शेयर ज्यादा लेना, इसका मतलब है कंपटीशन रिस्क कम है। और शेयर लूज करना कंपेटिटर को, यानी कंपेटिटर हमसे शेयर छीन के ले जाए, ये कंपटीशन रिस्क हाई है, ये हाई है कंपटीशन रिस्क है। कंपटीशन रिस्क समझते हैं ना? फिर इसके बाद क्या कह रहा है? 5 which risk occurs when a company has poor financial management? फाइनेंशियल रिस्क। और इसमें 5 रिस्क थे, 5 रिस्क थे। आपने 3 रिस्क पढ़े थे ना, इंटरेस्ट रेट, करेंसी रिस्क, कमोडिटी रेट रिस्क। 2 और थे, डिफॉल्ट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। शाबाश। डिफॉल्ट रिस्क क्या है? कि हम डिफॉल्ट ना कर जाएं, कि कस्टमर डिफॉल्ट ना कर जाए, कस्टमर डिफॉल्ट ना कर जाए। इसका क्वेश्चन दिया था आपको, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? क्वेश्चन दिया था कि नहीं दिया था? होम असाइनमेंट में क्वेश्चन था कि नहीं? कि डिफॉल्ट नहीं था तो फिर आज की वाली असाइनमेंट होगा शायद। भाई कस्टमर बैड डेट हो सकते हैं ना, काउंटिंग में तो आपको सिर्फ इतना सिखाया जाता है कस्टमर बैड डेट हो गया है, आपने खुद बताना है काउंटिंग ज्यादा फायदे की है कि फाइनेंस। अकाउंटिंग में ये सिखाया जाता है कस्टमर बैड डेट हो गया, रिकॉर्ड कैसे करने हैं। फाइनेंस में सिखाया जाएगा बैड डेट से बचना कैसे है। कैसे बचना बताएं? बैड डेट से। क्रेडिट सेल करो ही ना भाई, ठहर तेरी मेहरबानी है खुदा। तो क्रेडिट स्पेकुलेटिव रिस्क वो लेना पड़ेगा, स्पेकुलेटिव रिस्क लेना पड़ेगा, क्रेडिट सेल करनी पड़ेगी। कस्टमर स्कैनिंग, हाँ अच्छे कस्टमर को उधार माल बेचें। क्रेडिट लिमिट सेट की हाँ जी, क्रेडिट लिमिट देखी जाएगी, क्रेडिट लिमिट देखी जाएगी क्रेडिट सेल करने से पहले। डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट से कैसे बैड डेट खत्म होगी? सिक्योरिटी कौन बोला? सिक्योरिटी कौन बोला? शाबाश, सिक्योरिटी रख ले, क्योंकि जो सिक्योर डेट्स होते हैं वो बैड डेट नहीं होते। सिक्योरिटी बेच के आप चीजें कवर करवा सकते हैं, किसी बंदे की जमानत है, ये ठीक है। क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर रिस्क एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क बताइए, इधर गेन और लॉस, कि नो गेन नो लॉस। हाँ, नो लॉस और लॉस, ये है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है? इधर लॉस और गेन। एग्जांपल तो आपने बता ही दी है, वो रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, पता है ना आपको, तो बता फिर। स्पेकुलेटिव रिस्क की एग्जांपल्स बताएं। स्पेकुलेटिव की चिट्ठी में भी बोल रहा था, बताने की जरूरत ही नहीं।
स्पेकुलेटिव रिस्क की एग्जांपल बता भाई। ये खुदा का होता, दोनों छुट्टी पे थे। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लोन टेकन एट फिक्स्ड रेट। ठीक है जी, एंड मार्केट रेट चेंजेस। चलिए प्योर रिस्क की एग्जांपल आपको पता है, एम्प्लॉय वाली, मशीनरी वाली, और स्ट्राइक वाले, और क्या था वो नेचुरल डिजास्टर वाली। प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेशन। अच्छा ये एग्जांपल भी साथ ही हो गई है ऑपरेशनल रिस्क की, ठीक है। ये जो आपने नेचुरल डिजास्टर है, एरर बाय एम्प्लॉइज हैं, मशीनरी। व्हाट इज मेंट बाय कंप्लायंस रिस्क? हाँ, नॉट मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। इसका इफेक्ट क्या होता है? फाइन्स, पेनल्टीज, एक्सट्रीम केसेस में लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। ये रिस्क होते हैं, हर बिजनेस को इन सारे रिस्क को फेस करना पड़ता है। वो एक दफा मैं यूट्यूब पे देख रहा, छोटा सा क्लिप था, शॉर्ट्स नहीं, वो क्लिप था, उसकी एग्जांपल असल में मुझे इस वजह से वो मुझे याद रह गया कि उसकी एग्जांपल इसने चैप्टर एंड पे आईकेएम ने भी दी हुई थी। ये इसके एंड में आप देखेंगे, चैप्टर के एंड में कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा भला बिजनेस, ये भाई ने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये कैसे हो सकता है हाई क्वालिटी हो और कॉस्ट भी लो। ऐसा हो सकता है, वो कोई ज्वेलरी बेचती थी, इमिटेशन ज्वेलरी थी गालबन, उनकी कॉस्ट कम थी और जो उनकी गुडविल ज़्यादा बन गए, और गुडविल ज़्यादा बन गई, अच्छा खासा प्रॉफिट में कंपनी जा रही थी। तो एक मीटिंग में, ऐसे सोशल मीटिंग जैसे ना गैदरिंग्स है, उसमें किसी ने कहा कि चल आगे, बाज़ औक़ात कहता है एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनसे कहते हैं सर काम की बात बताएं। तो उससे उसकी कंपनी के बारे में पूछा कि अपनी कंपनी, अपनी प्रोडक्ट के बारे में कहने लगा ये तो बड़ी चीपर प्रोडक्ट है। ये मजाक में उसने बोला, हालांकि मजाक में, लेकिन अगले ही दिन अखबारों में खबर आ गई कि सीईओ कह रहा है कि जिस कंपनी को वो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उसी कंपनी का मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट चीपर प्रोडक्ट है। वो मेरा ख्याल है साल के अंदर अंदर कंपनी तबाह होगी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है, ऐसी छोटी छोटी बातें जो मजाक में की जाती हैं, लेकिन वो जाहिर है कंपेटिटर्स भी इस चक्कर में होता है कि कब कोई बात किसी के मुंह से निकले और पकड़ के तो हम नेगेटिव पब्लिसिटी करें। तो इस एग्जांपल में कौन सा रिस्क था आपके ख्याल में? रेपुटेशन रिस्क। लोग कहते थे अच्छा हम आज तक चीपर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहे हैं। तो चलें आगे आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए न्यू आईटी सिस्टम फॉर ऑनलाइन सेल्स? न्यू भैया ऐसा क्या हो भाई, या तो ऑपरेशनल रिस्क होता है किसी एग्जांपल में, या स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है। दोनों रिस्क थोड़े होते हैं। किसी एग्जांपल में दोनों भी रिस्क है। एक ही ट्रांजैक्शन में ऑपरेशनल रिस्क भी होगा और स्ट्रेटेजिक रिस्क भी होगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का फॉल्ट होगा, ये कौन सा रिस्क है? ऑपरेशनल रिस्क। और स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होगा? कस्टमर बाय ना, कस्टमर को सॉफ्टवेयर पसंद ही ना आए, ठीक है, कंपैटिटर बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर दें, बिल्कुल ठीक। फिजिकल रिस्क, प्रोवाइड एन एग्जांपल। चोरी हो गए, शाबाश। क्वेश्चन 11, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इनटू अ न्यू कंट्री। While they see potential for huge profits, they also understand there are risks involved. Identify 2 speculative and 2 pure risk in this scenario. जी बताइए सर। जो ऑपरेशनल होगी वो गवर्नमेंट लॉस कर ले, नेचुरल डिजास्टर कर ले। नेचुरल डिजास्टर ये तो दुनिया के हर कोने में ही है, गवर्नमेंट लॉस भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट लॉस की वायलेशन, हाँ ये भी प्योर रिस्क है। और स्पेकुलेटिव रिस्क सर वो हमारी एक्सचेंज रेट रिस्क, हाँ अदर कंट्री है ना तो फॉरेन करेंसी में डील करेगी। और कंपटीशन, हाँ रिस्क, हाँ बिल्कुल। लोकल मार्केट, लोकल कंपैटिटर बैठे वेलकम थोड़ी करेंगे, मेहमान बन के थोड़ी गए, उनके दुश्मन बन के जा रहे हैं। तो कंपटीशन रिस्क हाई होगा। 12, टेक्नोलॉजी फर्म इज प्लानिंग टू लॉन्च ए न्यू स्मार्टफोन मॉडल। They are investing heavily in marketing and research. What are the operational strategic risks associated with this decision? जी, क्या ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक रिस्क है? न्यू स्मार्टफोन, सॉफ्टवेयर में बग्स आ सकते हैं, मोबाइल बैटरी ओवरचार्ज होकर डिस्ट्रॉय हो सकती है, और
सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्या बैटरी टाइम पे नहीं देंगे सप्लाई, जल्दी हैक हो सकता है, वीक हीट अप हो जाते हैं, बिल्कुल ये हमारे ऑपरेशनल रिस्क होंगे। और स्ट्रेटजिक रिस्क क्या है? स्ट्रेटजिक रिस्क क्या है? कस्टमर का रिस्पांस फेवरेबल ना हो, और वही बार बार वही एग्जांपल्स हैं, लेकिन कंसेप्ट पक्का हो गया हमारा। ऐसे 13 an e-commerce company has recently faced a cyber security breach where customer data was stolen। क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है ना आम, ये सिर्फ बैंक्स के पास नहीं होती, आम कंपनी जहां से आप ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करते हैं, आपको पता है आपके कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास भी चली जाती है, उनके जरिए से बैंक के पास जाती है ना, क्या डायरेक्ट बैंक के पास है? उनकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट में आसानी से वो आपके इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसमें अगर उनकी वेबसाइट को चोरी कर लिया जाए तो इसका मतलब आपका डाटा भी गया। तो जो हर वो वेबसाइट जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन कर रही है उसमें ये रिस्क है कि आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो आपने वहां पे कभी अगर एक दफा भी ट्रांजैक्शन की है स्टोर होगी, चोरी हो सकती है। कह रहा बताइए कि दे मैनेज्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड हैव नाउ स्ट्रेंथन देयर सिक्योरिटी मेजर। अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया। आइडेंटिफाई 2 रेपुटेशनल रिस्क एंड 2 लीगल रिस्क फॉर द कंपनी। रेपुटेशनल रिस्क तो हमने, रेपुटेशन रिस्क क्या होगा? भरोसा नहीं करेगा, ठीक है, कस्टमर जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल। लॉस ऑफ कस्टमर, मार्केट शेयर रिड्यूस होगा। और लीगल रिस्क, हाँ, बैंक के खिलाफ केसेस फाइल हो सकते हैं, लिटिगेशन, डैमेजेस क्लेम करने के लिए जो लॉस हुआ होगा कस्टमर्स का। और गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे गवर्नमेंट वाला लीगल में नहीं आना चाहिए, वो कंप्लायंस में आएगा। और लीगल रिस्क क्या होगा? पेनल्टीज पे करना पड़ेंगी, लेकिन वो तो कंप्लायंस रिस्क में होता है, पेनल्टीज पे करना, पेनल्टी गवर्नमेंट को पे करनी होती है ना, फाइन एंड पेनल्टीज। कस्टमर केस आ गया वो तो एक हो गया ना, एक लीगल। चलो, पहले कस्टमर ने लीगल केस फाइल किया, पहला लीगल रिस्क, दूसरे कस्टमर ने लीगल केस फाइल किया, दूसरा है। ठीक है, ये अच्छा है। आगे चलते। 14 A beverage company introduces a new sugar free drink। ये बुक में देख लीजिए, ऐसा मेरे जहन में नहीं आ रहा उसने क्या लिखा हुआ। नहीं, ये निंजा टेक्निक नहीं है। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह अगर हैं उनकी वायलेशन हो सकती, ठीक है। 14 A beverage company introduces a new sugar free drink in the market aiming to cater to health conscious consumers। What are the financial and competition risks involved in this situation? फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल, क्रेडिट सेल, 5 रिस्क है ना, कोई से 2 लिख दें। फाइनेंशियल क्या है? क्रेडिट सेल करेंगे, कस्टमर पैसे नहीं दे सकते। कमोडिटी रेट रिस्क हो सकता है फ्यूचर में जो रॉ मटेरियल बाय करते हैं ये, उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। एक्सचेंज रेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया कि अदर कंट्री में। 2 हो गए, काफी है। कंपटीशन रिस्क क्या है? न्यू एंट्रेंट आ सकते हैं, एग्जिस्टिंग एंट्रेंट्स जो है वो प्राइस वार क्रिएट कर सकते हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं। 15 A hotel chain decides to cut down on staff to save cost. However, they intend to maintain the same level of service by automating some functions. Identify the operational and strategic risk in this decision. जी, एग्जिस्टिंग स्टाफ, ऑपरेशनल रिस्क क्या है? ओवरबर्डन स्टाफ होगा, एरर ज्यादा करेगा। और स्ट्रेटजिक, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्विट कर सकता है, सर्विस को डिसकंटिन्यू कर सकता है। ऑटोमेटेड फंक्शन जो है वो उसने हमें रिस्क के बारे में पूछा है, तो ऑटोमेटेड फंक्शन में भी रिस्क आप मेंशन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर फेलियर, टेक्नोलॉजी फेलियर, वो भी रिस्क हो सकता है इसमें। नेक्स्ट, चलिए, अच्छा, अब ये थोड़ा जनरल डिस्कशन किया है इसने। एक ही कंसेप्ट है काम का, नीचे उसने जो प्रोसेस बताई हैं रिस्क की।
रिस्क मैनेजमेंट एंड इट्स बेनिफिट। बेनिफिट्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के? इंक्रीज चांसेस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब जाहिर है अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, रिस्क को आप रिड्यूस कर लेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। और ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ा कंपनी का क्या होता है? प्रॉफिट। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, एक होता है रिएक्टिव मैनेजमेंट। रिएक्टिव मैनेजमेंट क्या है कि जब कोई गड़बड़ होगी फिर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, नहीं देखा जाता ना, हाँ, इसीलिए पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। ये है रिएक्टिव मैनेजमेंट, रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट क्या है? पहले से सोच ले क्या हो सकता है, और जो गलत हो सकता है उसका सिस्टम कंट्रोल, उसके काउंटर मेजर्स पहले से ले लिए जाए। ठीक है, फेल होने के बाद ज्यादा तैयारी, अच्छी तैयारी ना शुरू करें, बल्कि पहले से अंदाजा लगा ले कि पेपर मुश्किल है, आई कैप के, ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंप्लायंस इसको कवर करेंगे, लीगल कंप्लायंस भी हो जाएगी, लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस। अवेयरनेस टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट रिस्क थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच के साथ चलेंगे ना, अगर तो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देंगे। कोई इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो रिस्क को अंडरस्टैंड करते होंगे, वो तो रिस्क कर लेंगे मैनेज, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिनके डिपार्टमेंटल हेड रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझते, टाइप्स ऑफ रिस्क को अंडरस्टैंड नहीं करते, कैसे इनको आइडेंटिफाई करना है, असेस कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, नहीं समझते, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच अपनाई जाए, ना कि इंडिविजुअल्स के ऊपर छोड़ दी जाए। ये बेनिफिट होगा। और इंप्रूव्ड कंट्रोल्स सिस्टम, कंट्रोल्स का मतलब क्या है? इंटरनल सिस्टम कंपनी का इंप्रूव होगा। इंप्रूव्ड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस क्रिएट होगी, कंपनी अच्छे तरीके से चलेगी। रिलायबल बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए गुड इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, जनरल से पॉइंट्स है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट के ये सारे फायदे हैं, समझ आते हैं? ओके। रिस्क मैनेजमेंट का कोई नुकसान भी है? कॉस्ट बढ़ सकती है, हाँ ठीक है, प्रोसेस में डिले हो सकता है। रोल ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी इन रिस्क मैनेजमेंट। पाकिस्तान में क्या डायरेक्टर्स का रोल है रिस्क मैनेजमेंट में? बहुत ज्यादा रोल है। क्या रोल है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। क्या रोल है डायरेक्टर का रिस्क मैनेजमेंट में? रिस्क मैनेजमेंट एज लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टर की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। In Pakistan, SF's Code of Corporate Governance states that directors should report on risk management and compliance issue. वो बकायदा एक रिपोर्ट बनाएंगे रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस के ऊपर कि बिजनेस को कितने रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं और क्या वो उनको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। जो रिस्क को मैनेज करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई है उनको कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। फॉर दिस पर्पस डायरेक्टर एस्टैब्लिश ए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विच इज सब कमेटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे ऑडिट कमेटी होती है, ठीक है, जैसे मार्केटिंग कमेटी होती है, उसी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाती है, जिसका मकसद क्या है? विद इन दी कंपनी रिस्क। क्योंकि देखिए, जब किसी काम में सीनियर लेवल के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज की नज़रों में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और वो भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। भाई बॉस एक चीज़ का ध्यान रख रहा है ना, जूनियर ऑटोमेटिकली उसको साइलेंट मैसेज मिल जाता है कि मैंने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो ये एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? टू आइडेंटिफाई रिस्क, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, टू मॉनिटर एंड एड्रेस रिस्क, रिस्क को मॉनिटर करना कि ये रिस्क आगे चल के कोई बड़ा रिस्क बन सकता है कि नहीं, और अगर बड़ा रिस्क बन सकता है उसको एड्रेस करना, और टू रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू बोर्ड। और ये जो सब कमेटी है, छोटी कमेटी जो किसने बनाई है, ये अपनी रिपोर्ट बनाएगी पूरे महीने की, जिसमें देखेगी हमने कहाँ कहाँ पे रिस्क को आइडेंटिफाई किए हैं, कौन से रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं, इन रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये रिपोर्ट बना के किसको प्रेजेंट की जाएगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्या रिस्क मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि ये जूनियर एम्प्लॉयज का काम है? किस डिपार्टमेंट में रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है? हर डिपार्टमेंट में। शाबाश। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में क्या रिस्क है? गलत एम्प्लॉय आ सकता है जिसके पास कोई ट्रेनिंग, कोई एक्सपीरियंस ना हो, काम ना आता हो, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या रिस्क है? हाँ, गलत एडवर्टीजमेंट कैंपेन चला दें,
जिसमें सिर्फ बजट हो, सक्सेसफुल ना हो, फेल हो, ठीक है। यानी हर डिपार्टमेंट में आप देखें उसमें रिस्क अराइज हो सकता है। अब ये रिस्क मैनेजमेंट की अप्रोचेस क्या हैं? बॉक्स टिकिंग अप्रोच वर्सेस रिस्क बेस्ड अप्रोच। दो अप्रोचेस होती हैं रिस्क मैनेजमेंट की। आपने बताना कौन सी अप्रोच बेहतर है। एक फर्ज कीजिए हम गार्ड को बाहर गेट पे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि आपने ध्यान रखना है जो स्टूडेंट हमारा नहीं है ना कॉलेज का, उसको अंदर नहीं आने देना, ये ना हर हरा गहरा आ जाए। तो कार्ड चेक करेगा, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो उसने कोई चेकलिस्ट अपनी बनाई होगी, ठीक है। दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं। नंबर 1, हर आने वाले स्टूडेंट को कहे भैया अपना कार्ड चेक करवाएं, और जो जो कार्ड चेक करवाए उसे अंदर जाने दे, जो कार्ड चेक ना करवाए उसे रोक दे। हर स्टूडेंट को चेकिंग करे, हर स्टूडेंट की। एक अप्रोच ये है। एक दूसरी अप्रोच है कि वो जो भी स्टूडेंट आए उसको देखता रहे, वैल्यूएट करता रहे। अगर उसे शक पड़े कि ये हमारा स्टूडेंट नहीं है, उसे रोक के कहे, बाकियों को जाने दे, उसे रोके कि भाई आ जाओ इधर, दिखाओ कार्ड शार्ड दिखाओ। बताइए आप अगर, अच्छा आपने स्टूडेंट बन के नहीं सोचना, आपने कॉलेज का ओनर बन के सोचना है। स्टूडेंट बन के सोचेंगे फिर तो कहेंगे सर गार्ड को ही नौकरी से निकाल दे। हर एक को चेक करे, ये ज्यादा बेहतर है। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है हर एक को चेक करना, हर ट्रांजैक्शन को चेक करना, ये ज्यादा बेहतर है। कितनों का ख्याल है नहीं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे असेस करता रहे, जिसमें रिस्क ज्यादा है उन ट्रांजैक्शन को चेक करें। शाबाश। ये दोनों तरह की अप्रोचेस, ये डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, एक्टिविटी पे जिस पे आप ये अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फर्ज कीजिए, मुझे बताइए किसी दूसरे मुल्क में सिर्फ एक दहशतगर्द घुस जाए, क्या तबाही मचा सकता है कि नहीं? तो एयरपोर्ट्स के ऊपर मुझे गैस कीजिए, जरा बताइए, एयरपोर्ट के ऊपर जो चेकिंग होती है तो उसमें जिनमें जो दहशतगर्द नजर आते हैं शक्लो सूरत से या जाहरी अपीयरेंस से, या जो भी उनका क्राइटेरिया है, जो भी क्राइटेरिया उनका, अल्लाह जाने का क्या क्राइटेरिया है, जो भी, सिर्फ जिनमें उनको रिस्क ज्यादा लगता है सिर्फ उन्हीं को रोक के चेकिंग करें कि हर एक की रिस्क चेकिंग करते हैं? किसके? हर एक की चेकिंग करते हैं। यही दो अप्रोचेज है। लेकिन देखें अगेन उसने दोनों अप्रोचेज बताई है, लेकिन उसने कहा ये आप पे सिस्टम पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिस्टम बहुत रिस्की है, उसमें अगर एक चीज भी गलत होगी तो वो सारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, फिर आपको हर ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहिए। ये बता रहा है, कह रहा है दो अप्रोचेज क्या है, एक बॉक्स टिकिंग अप्रोच है, एक रिस्क बेस्ड अप्रोच है। आपको नाम से अंदाजा हो गया होगा। रिस्क बेस्ड अप्रोच में क्या करते हैं? रिस्की ट्रांजैक्शन। कहते हैं इन दिस अप्रोच, बॉक्स टिकिंग में, सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन एवरी आइटम टू एलिमिनेट रिस्क। हर आइटम पे सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं रिस्क को खत्म करने के लिए। रिस्क बेस्ड अप्रोच में क्या करते हैं? मैनेजमेंट अज्यूम दैट सम रिस्क इज अनअवॉइडेबल। कहते हैं कुछ ना कुछ मसले मसाइल हो जाएंगे, हम एक एक चीज के पीछे बढ़ेंगे ना, टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा इनकर होगी। ठीक है, वो एक एक स्टूडेंट को चेक करते रहेंगे ना, लाइन लग जाएगी, उधर शाम पड़ जाएगी, क्लास निकल जाएगी। मैनेजमेंट लुक्स फॉर ओनली दोज आइटम व्हिच हैव हाई रिस्क। सिर्फ उन्हीं को रोके जो कि मशकूक नजर आते हैं। पता हो जिनका आगे, ये तो भाई कभी कभी आता है, कभी कभी आता है, सिर्फ रोज थोड़ी आता है। रोज आने वाले स्टूडेंट को वो इजाजत देते रहेंगे, कभी कभी आने वाले को पकड़ लेंगे। किधर है जो कल नहीं आया था, किधर है ये बैठा हुआ था पीछे। मैनेजमेंट अज्यूम दैट सम, अच्छा, टू रिड्यूस रिस्क टू एक्सेप्टेबल। क्लियर? अच्छा, आप में से जो स्टूडेंट, सिर्फ ऐसे एडिशनल एग्जांपल है लिंक करवाने के लिए बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट कैफेट पढ़ रहे हैं या पढ़ा हुआ है, तो उनको अंदाजा होगा जो ऑडिटर होता है नॉर्मली वो किस अप्रोच के मुताबिक चलता है? रिस्क बेस्ड अप्रोच के मुताबिक। हर ट्रांजैक्शन में जो रिस्क, इसीलिए सिखाया जाता है आप लोगों को कि किस तरह की ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है। यही दो टाइप्स बता रहे हैं। कुछ समझ आई? चलिए, गुड। मुश्किल तो नहीं था आज का लेक्चर? कुछ भी नहीं था तो लेकिन अभी ठहरे, लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ भाई। वो केस स्टडीज तो रह ही गई, कल करके आएंगे आप।
हम रीड करके आएंगे। रीड करके अहम इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन करना है ओके सर। ताकि मुझे पता चल सके आपने सच में रीड किया कि नहीं। करेंगे सर? सारी किताब, सारी सीए की किताब में पढ़ाएंगे आज सर। आज सब पूरा सीए आज खत्म कर देंगे। तो ये आपने सारी रीड करके आना है, इसमें अहम चीज है। और आपने देखना है कि क्या जो हेडिंग्स दी गई हैं इनके अलावा भी कोई रिस्क राइज होता है कि नहीं होता, ये एनालाइज करना है। जो हेडिंग दी गई है, बात को पता है बात कुछ सिचुएशन में एक से ज्यादा रिस्क राइज होते हैं ना, कि नहीं होते, वो आइडेंटिफाई करना है आप। कोई क्वेश्चन? और टर्म टेस्ट का सिलेबस आपको आज शेयर कर दिया जाएगा। और आपने चैप्टर, अच्छा 12 का ही है क्वेश्चन, आज प्रीवियस नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। नहीं, न्यूमेरिकल पोर्शन ये देखिए, टर्म टेस्ट 1 तक जो आपका हो गया था उससे आगे वाले चैप्टर्स टर्म टेस्ट 2 में शामिल होंगे, लेकिन टर्म टेस्ट 1 में जो अहम चैप्टर्स शामिल थे वो दोबारा होंगे, सारे नहीं, सारे। मेरी अपनी कोशिश होगी कम से कम चैप्टर दूं ताकि जितने कम चैप्टर होंगे आसानी से रिवीजन कर सकेंगे। ज़्यादा चैप्टर होंगे जाहिर आपके लिए रिवीजन करना मुश्किल होगा। चलिए, तो आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।